हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आज मेरा दूसरा वीडियो जिसमें मैंने सारे जो यूपी पुलिस के जीके जीएस का जो चैप्टर होता है उसमें से मैंने पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सारे इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला है फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? फसल चक्र मतलब कि जो हमारी 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद जो होती हैं, उनका जो फसल चक्र मतलब किस महीने में वो बोई जाती हैं और किस महीने में काटी जाती हैं, यही हमारा क्या होता है, फसल चक्र होता है। तो कभी कभी देखिए मैंने भी जब शुरुआत में मैंने जैसे कि जो फसल चक्र के बारे में होता है कि गेहूँ अपने मन में सोचती थी कि हाँ इस समय कटता है, इस समय बोया जाता है, लेकिन 1-2 महीने का डिफरेंट हो जाता था। इसलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है। नहीं तो आप दिमाग लगा भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके यहाँ खेती नहीं होती है वो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैंने लिया है इस टॉपिक को। तो देखिए, जो रबी फसल होती है वो कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, धान कटने के बाद अक्टूबर नवंबर से। और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल। और इसमें इसके प्रमुख फसलों के बारे में आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, यदि आपको थोड़ा भी इमेज होगा कि हाँ गेहूँ जब बोया जाता है तो उसके साथ कौन कौन सा हम लगाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत ही नहीं। बस रबी में आप एक याद करेंगे, उससे रिलेटेड उस समय कौन कौन सा बोया जाता है उस समय में आपको याद हो जाएगा। जैसे गेहूँ जब बोया जाता है तो उसके साथ जौ भी बोया जाता है और चना भी बोया जाता है, मटर भी ठंडी में मटर भी ज़्यादा रहता है, और सरसों की भी खेती, मसूर, आलू भी ठंडी में है। तो आप एक गेहूँ अगर पकड़ लेंगे तो आपको अगर घर पे खेती होगी, नहीं तो फिर आप अगर रिलेट कर लेंगे तो अब आपने देखा होगा कि ठंडी में मटर भी बहुत ज़्यादा मिलती है मार्केट में। तो मटर, चना, गेहूँ, सरसों, मसूर, आलू आदि। तो ये हमारा हो गया रबी की फसलों में कौन कौन सा आता है। खरीफ में जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जैसे ही धान कटता है वैसे ही रबी की फसल बोई जाती है। तो देखिए, रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। और खरीफ की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। इसमें कौन कौन सा आता है? तो चावल। देखिए इम्पॉर्टेंट आपको तो सबसे पहले जैसे कि मसूर की खेती तो हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग को मसूर का नहीं पता होगा। तो रबी फसल में आप मसूर को रट लीजिएगा और सारा एक साथ अपने खेती के जो इस समय पैदा होता है ज़्यादा, उसे याद कर सकते हैं। और इसमें आपको मूंगफली याद करना है, क्योंकि मूंगफली का मैंने देखा एग्ज़ाम में मूंगफली का पूछ देता है कि मूंगफली किस प्रकार की खेती है। तो मूंगफली की खेती तो बहुत सबके यहाँ पे होता नहीं है कि सबको मूंगफली के बारे में याद होगा कि हाँ मूंगफली जून जुलाई में ही बोई जाती है या खरीफ की फसल है। तो मूंगफली का मैं बोलूँगी कि मूंगफली का मुझे भी नहीं याद था बहुत पहले, तो आप मूंगफली का ही रट लीजिएगा। और जायद में सारी सब्जी होती हैं। तो सब्जी जो हरी हरी सब्जी होती हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब कब होता है? हमारा गर्मी के सीज़न में तो हम लोग खीरा ज़्यादा खाते हैं, तो जितनी भी सब्जियां हैं वो गर्मी में ही बोई जाती हैं और गर्मी में ही उनका कटाई भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी के लिए ही तो होती हैं, हमें ठंडा रखने के लिए हम लोग खाते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन होता होगा, मूँगफली याद कर लीजिएगा, मसूर इसमें याद कर लीजिएगा, और इसकी जो बुआई और जो कटाई है इसको थोड़ा एलिमिनेट करके आप याद कर लीजिएगा, रिलेट करके किसी से। अब देखिए, ICAR मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो इसका यूपी पुलिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता, और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। और मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया था किसने? ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया था। भारतीय मिट्टी में कमी कौन कौन सी है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ है, ये सब हमारे भारतीय मिट्टी में कमी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे इजी क्वेश्चन मिट्टी में हमारा पूछता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। और भारत में देखिए जो हमारे मुख्य खाद्यान्न कौन कौन से होते हैं? गेहूँ, चावल होते हैं। तो जो खाद्यान्न हमारे सर्वाधिक होंगे उसमें बोई जाने वाली मिट्टी तो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? खाद्यान्न फसल हमारा मुख्य चावल और गेहूँ की खेती मुख्य की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितने परसेंट के लगभग? 40% के लगभग। कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी पूछ देता है, तो आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी। काली मिट्टी से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा मैं बताऊंगी अभी डिटेल में भी इस मिट्टी के बारे में है। लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मृदा या मिट्टी, दलदली, क्षारीय मृदा। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनका नाम हो गया। अब देखिए जलोढ़ मृदा क्या है? तो ये सबसे व्यापक रूप से फैली हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी। ज़्यादा नहीं रटना है, बस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपको यही याद रखना है। तो आपको देखिए पहले याद करना है, कठिन क्वेश्चंस में ये बना सकता है कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है किस किस क्षेत्र में? तो उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा, ये याद रखना है।
तो पोटास की सबसे ज़्यादा पोटास इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस में? जलोढ़ मृदा में। तो कभी कभी भी एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने देखा है एग्जाम में, कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो पोटास की। और किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस की। तो बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और इस जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से निर्माण होता है। तो ये भी रट लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे पूछता है क्वेश्चंस कि नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से किस मिट्टी का निर्माण होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसमें दो प्रकार की बिल्कुल भी रट लीजिएगा, खादर और बांगर। खादर बांगर में हमारा एक क्वेश्चन पूछता है कि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, जो चीज़ पुरानी होती है वो कम होती है, तो मतलब अच्छा कम होता है। कोई भी चीज़ पुराना है तो कम उपयोगी होता है, तो कम उपजाऊ याद कर लीजिएगा। और जो चीज़ नई होती है वो ज़्यादा, तो इसलिए अधिक। तो ज़्यादा और अधिक से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक होती है खादर और बांगर में। तो खादर सबसे अच्छी होती है, और खादर हमारी नई जलोढ़ है। तो खादर बांगर में जब भी पूछना होता है यही दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ है और कौन सी नई है या कौन सी पुरानी है। तो इससे आप ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा है वह यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मतलब 4 राज्यों में सर्वाधिक फैली हुई है। यह 3 हिमालयी नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा होती है। तो हाँ, ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र तो आप याद ही कर सकते हैं, और आपको सिंधु भी याद कर लेना है, क्योंकि पंजाब में भी अगर जलोढ़ मिट्टी है तो पंजाब से भी तो सिंधु नदी हमारी बहती है, तो रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और पूर्वी तटीय मैदानों में भी पाई जाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में भी पाई जाती है, लेकिन कम पाई जाती है। जो कि सर्वाधिक हमारा कहाँ है? उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा में ही सर्वाधिक पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है काली मिट्टी के बारे में। आपको क्या क्या क्वेश्चन याद करना है ये देख लिए। तो काली मिट्टी के लिए आपको याद करना है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो काली मिट्टी का निर्माण जब हमारा ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो उससे जो हमारे लावा निकलते हैं वो ठंडी होने के बाद वो क्या हो जाते हैं? काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो लावा की अपक्षय से जो निर्मित मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लावा के द्वारा होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? हाँ, ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछता है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। या रेगुर की मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि काली मिट्टी का और अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। किसके द्वारा निर्माण होता है? तो लावा के द्वारा। किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता, ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जल धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता है? तो काली मिट्टी के द्वारा। अत्यंत महीन यानी चिकनी सामग्री से बनी होती है, मतलब बिल्कुल भी महीन होती है। बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। इसी गुण के कारण काली मिट्टी में स्वतः जुताई व मिट्टी कहा जाता है। ये आपको मतलब ऐसे ही नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसे काली कपास मिट्टी कहा जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। काली कपास की मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी में ही तो कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं। क से कपास, क से काली, तुरंत याद हो जाएगा। कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। कमी कौन कौन सी होती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। वैसे भारत की मिट्टी में फास्फोरस की कमी तो है ही है। अब हमारा लाल मिट्टी कितनी परसेंट है? 15%। तो लाल मिट्टी से ही कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है ये आप देख लीजिएगा। तो शुष्क व तर जलवायु से प्राचीन खेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में ही सर्वाधिक लाल मिट्टी ये सब पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्या कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, किस अधिकता के कारण? तो आयरन ऑक्साइड के। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, ये याद कर लीजिएगा। ओमनीवस समूह की मृदा, ये याद कर लीजिएगा कि जो लाल मिट्टी होती है वह किस समूह की मृदा है? ओमनीवस। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्नाटक, इसका क्षेत्र देख लीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट के पीडमोट क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन जो काली मिट्टी है जो जो महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों आप राज्य काली मिट्टी के लिए रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अब लेटेराइट मृदा के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो परसेंटेज है वह, उसका जो क्षेत्रफल है वह 4.3% है। अब देखिए यहाँ पे आपको लेटेराइट मिट्टी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो लीचिंग प्रक्रिया है, पूछा एग्जाम में कि लेटेराइट मृदा का जो निर्माण है वो किस प्रक्रिया के तहत होती है? तो लीचिंग प्रक्रिया के परिणाम से ही होता है।
और राजस्थान गुजरात के भागों में पाई जाती है। अन्य नाम क्या है? ब्रिक सॉयल। ब्रिक मतलब ईंट होता है वैसे। अब जो हमारा काजू की खेती के लिए अत्यधिक फायदेमंद कौन सी मिट्टी होती है? तो आप इसके लिए लाल मिट्टी याद कर लीजिएगा। लेकिन जो काली मिट्टी के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो, और लाल मिट्टी के लिए जो लीचिंग प्रक्रिया जो है, जो लीचिंग मेथड है उसके वो याद होना चाहिए आपको। और काजू की खेती के लिए ये याद होना चाहिए आपको। अब हमारा दलदली मृदा कौन सी है? तटों पर पाई जाती है। जैसे तटों मतलब जो हमारे समुद्री किनारे जो स्थित होते हैं उनके, क्योंकि दलदली है तो जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मृदा पाई जाती है। तो दलदली मृदा के बारे में ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। मरुस्थलीय मृदा तो आपको पता ही होगा, जो हमारा राजस्थान है, गुजरात, हरियाणा जो क्षेत्र हैं, तो राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रों में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में। और मरुस्थलीय मृदा में मतलब सबसे कम वर्षा होती है। तो एक अभी एग्जाम में एक बार पूछा था, मतलब एक बार, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मुझे उसमें मिला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि 50 सेंटीमीटर से वर्षा जहाँ पे अधिक होती है तो उसमें मतलब कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा, ऐसे पूछा था। अब हमारा वन मृदा, तो इसमें क्या होता है? अत्यधिक ह्यूमस होता है। वन मृदा में अत्यधिक ह्यूमस जो पदार्थ है वो पाया जाता है। तो आपको वन मृदा के बारे में बस ये याद रखना है, मतलब कि जो वन की भूमि होती है, जैसे वन है उसके नीचे जो मिट्टियाँ हैं उसमें किसकी अधिकता होती है? तो ह्यूमस की। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो भारत और चीन, ये रट लीजिएगा। और मैंने अभी ज्योग्राफी की वीडियो एक में भी मैंने बताया था कि जो मैकमोहन रेखा है वह चीन और भारत के बीच में है। जब मैं क्लास 12th में पढ़ती थी तो उसमें जो मैंने जियोग्राफी था मेरा, क्योंकि मैं आर्ट साइंस से पढ़ी थी तो उसमें मैंने तभी मुझे कक्षा 12 के याद है क्वेश्चंस की मैकमोहन रेखा हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी एग्जाम में 12th के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा था, तभी का मुझे याद है, इसलिए मुझे आज तक ये क्वेश्चंस भूला ही नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में पाया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन किस राज्य को अलग करता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। सच बताऊँ तो मुझे भी आज पता चला है, मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे कॉमन सेंस लगाती तो आ सकता था, लेकिन वैसे तुरंत मुझे नहीं आता था। तो चीन और भारत के बीच किस राज्य को, जो मैकमोहन रेखा है पहले भारत और चीन के बीच में है, किस राज्य को अलग करती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती हैं। देखिए यहाँ पे इमेज के द्वारा बताया भी गया है कि इधर पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश है और ये चीन का क्षेत्र है उसके मध्य में ही मैकमोहन रेखा है, तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। चलिए इसके साथ आपका सभी रेखा भी हो जाएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, आप यूपी पुलिस में देख लेंगे, इसमें से कोई भी रेखा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा एग्जाम में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के बीच में। भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन? पाक जल डब्रू मध्य, बिल्कुल भी रट लीजिएगा किसका, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे कुछ संधियाँ देख लेते हैं जो जल संधि होती हैं, तो बिल्कुल भी जो रटना होगा आप बिल्कुल भी रट लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको रटने में क्या है? जिब्राल्टर संधि, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाद्वीप कभी कभी उसके देश का नाम भी देता है कि जिब्राल्टर जल संधि जो किस देशों में, लेकिन आपको कॉमन में सबसे पहले आपको अफ्रीका और यूरोप से अलग करती है। और एक हमारा आ जाता है बाबा अलमदेव, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग करता है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और बेरिंग जल संधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलास्का को रूस से अलग करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेरिंग जल संधि के बारे में अलास्का को रूस से अलग करना थोड़ा कम पूछता है, जितना कि किस महासागर को जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का कम पूछता है, जितना कि प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। हड़प्पा नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो तांबा। और कांस्य युगीन भी हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन, तो तांबा को ही तो कांस्य बोलते हैं, मतलब उसमें मिश्रण होता है, इसलिए कांस्य युगीन भी बोलते हैं किसको? हड़प्पा को। मानेखेड़ के कृष्ण द्वितीय किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद कर सकते हैं कृष्ण द्वितीय किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट। कौन? मानेखेड़ के, क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि कृष्ण द्वितीय या जो राष्ट्रकूट है सिर्फ मानेखेड़ में थे, बहुत सारे थे, तो इसलिए इससे मानेखेड़ के लिए पूछा है कि मानेखेड़ में जो शासन कर रहा था कृष्ण द्वितीय वह किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट। अब आ जाता है कैलाशनाथ मंदिर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कांचीपुरम में है। कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे, किस राज्य में? कांचीपुरम।
किसने बनवाया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा है भी एग्जाम में कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा निर्मित हुआ है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित है। अब हम बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका किस राज्य में स्थित है, ये डायरेक्ट पूछ देता है, या किसने बनवाया था ये पूछ देता है। जो महान जीवन चोल मंदिर है ये यूनेस्को में भी शामिल है, ये भी आप इसके साथ याद रख लीजिएगा कि जो चोल मंदिर है कहाँ, तमिलनाडु का, वह यूनेस्को की विरासत में भी शामिल है। अब हम देख लेते हैं 2 मंदिर इसमें हैं जो आपको बिल्कुल भी उसका किस शासक ने बनवाया था इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो बृहदेश्वर मंदिर पहले कहाँ पे है बिल्कुल भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, जैसे मंदिर का टॉपिक है तो मंदिर में ये सब इम्पोर्टेंट है, आप ये सब याद करेंगे तभी आप मंदिर से जो भी एक क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सही कर पाएंगे। तो जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है और किसने बनवाया था, राजा राजेश्वर ने। देखिए इसमें भी बृहदेश्वर आया है, इसमें भी राजेश्वर आया है, तो आप ऐसे ट्रिक करके तुरंत याद कर सकते हैं कि नाम से भी जाना जाता है ये। और किसने निर्माण किया था, तो राजा प्रथम ने किया था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित, एक पूछता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कौन सा, कि जो गंगे कोंच चोलापुरम है इसको किसने बनवाया था, तो राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित हुआ था, ये रट लीजिएगा, कभी डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देता है एग्जाम में। और राजा राजेंद्र प्रथम जो थे उनके बारे में मतलब 1-2 क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछता है, मतलब जो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए है। चोल राज्य में भूमिदान क्या क्या बोलते हैं, इसे कभी ऐसे ही पूछ देता है डायरेक्टली। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं, तो इसमें देखिए ब्रह्मदेव छुपा हुआ नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ब्राह्मणों को देने वाली भूमि, ब्राह्मणों को दान देने वाली भूमि। वेलन वर्गी क्या होता है, वेलन वर्गी गैर ब्राह्मणों को दिया जाता है। देवदान, देव मतलब भगवान, और भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में, तो मंदिरों में जो दान दिए जाते हैं देवदान उसे कहा जाता है। पल्ली छद्म जैन समुदाय को दिए जाने वाली भूमि। साल भोग क्या होता है, स्कूलों के रखरखाव के लिए दिया जाता था। ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष, इनका डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल थे, तो आपको एकदम बिल्कुल भी रटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, तीनों बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मैंने भी रटा है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। और इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे। किसके, त्रिपक्षीय संघर्ष के, नहीं सॉरी ये गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। कन्नौज त्रिभुज का एक रूप में भी जाना जाता है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष से पहले तो आप राज्य के लिए याद कर लीजिएगा, जिले के लिए, तो जो यूपी का कन्नौज जिला है उसमें कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ हुआ था, कन्नौज में, ये याद कर लीजिएगा, के रूप में भी जाना जाता है, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज की कौन से वंश शामिल थे, 3 वंश, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो विश्व का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मरुस्थल है, जिसे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछता है, तो अटाकामा मरुस्थल, तो ये क्या है, विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। और कहाँ पे है ये, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अटाकामा मरुस्थल तो विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है। और किस उसमें क्या बोलते हैं उसको, महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका में है। और जो एंडीज पर्वतमाला है वह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल, गिब्सन, सैंडी और एक का भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ये 2-3 मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है उससे पूछता है कभी कभी। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो गोबी मरुस्थल है वो किन दोनों देशों की सीमा पर है, तो चीन और मंगोलिया। और इसके साथ हम लोग घास के मैदान भी देख लेते हैं, क्योंकि घास के मैदान से भी क्वेश्चन पूछता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है, जो वनडे एग्ज़ाम में होता है उसमें एक पूछता है, नहीं तो जो हमारे जैसे अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्रम लगाने का या उसको किस देश में मिलान करने का सही मिलान कीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से आते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से आते हैं। हमारा किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि सवाना किस क्षेत्र का घास है, तो उष्णकटिबंधीय,
कंपोस, लानोस, ये तीनों आप रख लीजिएगा किसमें, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। सवाना हमारा कहाँ पे, अफ्रीका में। कंपोस ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला, बिल्कुल रख लीजिएगा, कोई भी पूछ देता है। और शीतोष्ण में हमारा क्या आ जाता है, प्रेरीज, स्टेपीज, विल्ड डाउन्स, पुस्टाज, न्यू कैंटावरी, पंपास। इतना आप घास के मैदान में याद कर लेंगे, आपको एक मिल जाएगा। ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है इसमें। तो प्रेरीज हमारा उत्तरी अमेरिका में। तो ये विश्व का गेहूं का भंडार, एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो घास है वह विश्व का गेहूं का भंडार वाली घास कहा जाता है, तो प्रेरीज में। स्टेपीज एशिया यूरोप में। विल्ड दक्षिण अफ्रीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल्ड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पुस्टाज हंगरी, न्यू कैंटावेरी न्यूजीलैंड में, ये भी अभी फिलहाल एक एग्जाम में पूछा हुआ था। और पंपास अर्जेंटीना, ये बिल्कुल भी याद रख लीजिएगा। और जो अल्फा घास होती हैं वह पंपास घास के मैदान को ही कहा जाता है, अल्फा घास। तो ये हो गए हमारे, इसमें घास के मैदान भी हो गए। अब हमारा साइंस से भी एक दो क्वेश्चंस हो गया कि जो तारों का टिमटिमाना है किसके कारण होता है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब भी अगर आप देखेंगे साइंस क्वेश्चन में तो अपवर्तन है, और ये हमारे क्लास 10th में भी, और तो कक्षा 3-4 में भी कक्षा 3-4 के भी सिलेबस में है। रमन प्रक्रियण क्या है, तो 28 फरवरी 1928 को रमन प्रक्रियण का वो हुआ था। और 28 फरवरी को हमारा क्या बनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और साथ ही साथ ही पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है किसके द्वारा मनाया जाता है, तो रमन। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इन्हें सीवी रमन को भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार भी दोनों मिला था। तो एग्जाम में हमारे कि कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला था, तो सीवी रमन, ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा। 1930 में नोबेल पुरस्कार। 1954 में जब हमारी भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, 1954 में ही हुआ था। और उनको ही मतलब सर्वप्रथम इनको नहीं मिला था, लेकिन मतलब कि सीवी रमन को भारत रत्न जब शुरुआत हुआ तभी मिला था उनको। अब हम देख लेते हैं कि हीरा का चमकाना किसके कारण होता है, तो पूर्व आंतरिक परावर्तन के द्वारा। परावर्तन के द्वारा। ये सब बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एक वनडे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं और बहुत बार पूछा भी हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पे, सूरत डायमंड फोर्स, मतलब हीरे का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड फोर्स। कार्बन का अपरूप, तो मैंने साइंस उतना पढ़ा नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा बारे में नहीं पता रहता है। साइंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे होते हैं साइंस, मुझे वही सब क्वेश्चन पता होता है। लेकिन हाँ, हीरे के लिए पूछता है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, तो हीरा। और वैसे पूछता है तो ग्रेफाइट बोलते हैं हम लोग। भारत में एमपी के पन्ना में हीरा पाया जाता है। हाँ, जो हमारी एमपी की जो पन्ना की जो खानें होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, हीरा। पूछता है भी एग्जाम में कि पन्ना की जो खानें किस राज्य में हैं, या पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो एमपी में पाया जाता है और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लेते हैं प्लासी का युद्ध। तो यूपी पुलिस के एग्जाम में और वनडे के एग्जाम में प्लासी के युद्ध का क्वेश्चन पूछता है, या कब हुआ था, या किसके सन में हुआ था, या कौन जीता था, कौन सा ब्रिटिश सेना था, किसने नेतृत्व किया था, यही एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में। और हमारे क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के द्वारा मतलब अंग्रेज़ों का जो हमारे अधिकार मतलब ज़्यादा हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के कारण ही हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 और 1757 का प्लासी का युद्ध के द्वारा हुआ था। तो सिराजुद्दौला इसमें मारा गया था और मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा था। मतलब कि किसके बीच में हुआ था नेतृत्व, तो सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र। और अंग्रेज़ों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, ब्रिटिश सेना की तरफ से, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्लासी के युद्ध का जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला जब मारा गया तो उस पर गद्दी पर कौन बैठा, मीर कासिम गद्दी पर बैठा। और मीर कासिम के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि किस शासक ने अपनी जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। तो देखिए इसका भी म से नाम है, ये दोनों भी म से हैं। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था, तो मीर कासिम ने किया था। अब हम देख लेते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। अब इसका 22 अक्टूबर भी याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक दो बार ऐसा देखा है कि हम लोग को बस सिर्फ सन याद रहता है, डेट नहीं याद रहता है, तो लेकिन डेट के साथ पूछ देता है। तो हमारे क्वेश्चंस अगर आपको पूरे नहीं याद होंगे तो जैसे मैंने गलत किया था आप भी गलत कर देंगे। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर युद्ध से क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। पहले ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, हेक्टर मुनरो ने रटा था।
हेक्टर मुनरो ने मतलब नेतृत्व किया था कौन सा, बक्सर के युद्ध में। इसमें कौन कौन से थे, नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें कौन से मुगल शासक थे, तो शाह आलम द्वितीय ने। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी किसमें, 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, 1765 में इलाहाबाद की संधि। इसका डेट भी याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट भी पूछता है। और इलाहाबाद की संधि में ही क्या हुआ, हमारा द्विवेद शासन का आरंभ हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द्विवेद शासन का जो आरंभ है किस संधि के द्वारा हुआ, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा से हुआ। और मीर जाफर फिर से इसमें नवाब बन गया। दीवानी और निजामत, दीवानी किसका था, अंग्रेजों का था, और जो निजामत था शाह आलम द्वितीय का था। इलाहाबाद की संधि कितने साल तक चली, 7 वर्षों तक चली, जिसे 1772 में हैंसीगढ़ जब वारेन हैंसीगस जब वायसराय बना तो क्या हुआ, उसे समाप्त कर दिया इलाहाबाद की संधि को। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल तो किस देश में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकले है, ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि जो हमारे महाद्वीप होते हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी से भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। अब हमारा जो बंदरगाह होते हैं उससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो जो आपको रटने के लिए बोलेंगे आप उसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल भी। तो देखिए सबसे बंदरगाह से हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कांडला बंदरगाह। एक बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कांडला जो बंदरगाह है वह किस राज्य में है, तो देखिए गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह पे कौन सा है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है किस बंदरगाह पे है, तो कांडला बंदरगाह। अब यहाँ पे गोवा का पूछता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गोवा का पूछता है कि मोरमुगांव जो बंदरगाह है वह किस राज्य में है, तो गोवा में। और फिर अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो पूछता है कि किस नदी के मुहाने पे है, तो जुआरी नदी के मुहाने पे है, ये आप याद रख लीजिएगा। मैंगलोर, जैसे बंगलोर है वैसे मैंगलोर तो कर्नाटक में। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन से, नाहा सोबा, ये बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए, जब यदि पूछना रहता है बंदरगाह से क्वेश्चन तो पारादीप का ही पूछता है क्वेश्चन कि पारादीप जो बंदरगाह है वह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। वेस्ट बंगाल में बात करें तो हल्दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हल्दिया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पुराना है, कहाँ, कोलकाता में, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है उसमें। अब जो विशाखापट्टनम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है वह स्थल रुद्ध बंदरगाह है, मतलब स्थलों से घिरा हुआ है, तो विशाखापट्टनम, ये याद कर लीजिएगा। और जो एन्नौर है और चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु। चेन्नई से पता भी चल रहा होगा कि तमिलनाडु। देखिए तूतीकोरिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तूतीकोरिन कहाँ पे, त से तूतीकोरिन और त से तमिलनाडु राज्य में है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि में। यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम जो लीक हुआ था उसमें भी पूछा था कि अरब सागर की रानी कोच्चि, और बहुत बार एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और कहाँ पे, कोच्चि, केरल में, ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। तो ये रहे हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए आप याद कर लीजिएगा, देखिए आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आप समझ लीजिए कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था, तो 1 बार। और किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ था, तो सिंधु नदी का, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। यमुना का 3 बार हुआ था, कृष्णा का 1 बार भी नहीं, सिंधु नदी का सबसे बार हुआ था। वेदों के प्रकार, तो वेद हमारे कितने होते हैं, पहले 3 थे और बाद में हमारा अर्थवेद जुड़ा तो चौथा वेद हो गया। तो अर्थवेद के बारे में पूछता है कि सबसे नया वेद हमारा कौन सा है, तो अर्थवेद है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। इसमें आपको ये याद रखना है कौन सा, 10 मंडल। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ये आपको ऋग्वेद के लिए याद रखना है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है या सूर्य मंत्र जो है हमारा, ये इसका भी उल्लेख हमारा किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें 10 मंडल थे। अब देखिए, अब ऋग्वेद के लिए यहाँ पे बनता है होत्रु, ये इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले, कर्मकांड करने वाले पुरोहित को क्या कहे जाते हैं ऋग्वेद में, तो होत्रु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कितने देवताओं के बारे में बताया गया है, 4 देवताओं के बारे में, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, ये भी रट लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया था कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस में है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में, लेकिन किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मंडल से, कि किस मंडल में,
तीसरे मंडल में 10 मंडल है, उसमें से तीसरे मंडल में हमारा क्या है, गायत्री मंत्र है। किसके द्वारा गायत्री मंत्र इसमें लिखा गया था, तो विश्वामित्र द्वारा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 24। तो याद कर लीजिए, जैसे कभी कभी संस्कारों के बारे में पूछ देता है कि संस्कार हमारे कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो वैसे ही गायत्री मंत्र में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 24 होती है। ये भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10वें मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें किसका हुआ था, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मतलब कि जो 4 वर्णों का उल्लेख है, मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी आप बिल्कुल भी रख लीजिएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका कभी कभी जो मुख भुजा ये सब दिया है ना, उसके लिए भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। 9वें मंडल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में हमारा भगवान सोम, ये भी एग्जाम में पूछा है। तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो 9वें मंडल है उसमें भगवान सोम के बारे में, तो ये बिल्कुल भी रख लीजिएगा। पेड़ पौधों का देवता किसे बोलते हैं, सोमरस। कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, मैंने तो अभी नहीं देखा लेकिन पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे 2 से 7 तक मंडल पहले बने थे, जबकि 1, 8, 9, 10 बाद में बना था। जो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं 2 से 7 तक पहले बने थे और बाकी जो बचे हैं वो बाद में बने थे। अब हम बात करेंगे सामवेद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगीत की सबसे पुरानी पुस्तक। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को। सामवेद के लिए आप याद कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद जो श्री कृष्ण जी के बारे में है, और केन उपनिषद, ये बिल्कुल भी आप याद रख लीजिएगा कि कभी कभी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। जैसे मुंडको उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते के बारे में उल्लेख किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो छांदोग्य उपनिषद जो है वह सामवेद में है, और केन उपनिषद, 2 उपनिषद जो इसमें हैं उसका नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि ऋग्वेद में आपने देखा कि उसको वैदिक को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे, होत्रु। तो इसमें सामवेद की गायन करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद मंत्रों का समूह 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण भी इसी में दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछता है कि शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण। प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बृहदारण्यक उपनिषद, ये सबसे पुराना उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे पुराना है। अब देखिए एक हमारा पूछता है कठोर उपनिषद में जो नाचिकेता की कहानी थी उसके बारे में, तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। देखिए अर्थवेद क्या है हमारा, देखिए पहले ना अर्थवेद कैसे लिखा जाता है आप ये देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारे हिंदी का सेक्शन में जो शब्द त्रुटि होती है, वाक्य त्रुटि, उसमें होता है, पूछता है। तो अथर्ववेद अर्थवेद नहीं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ये सबसे नया वेद है, और इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। संगीत का जनक, स से संगीत, स से सामवेद हो गया। और अथर्ववेद क्या है, इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसमें कौन कौन से उपनिषद आते हैं, मुंडको उपनिषद। तो देखिए एग्जाम में सबसे बार तो ये पूछा है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में कहा गया है, तो मुंडको उपनिषद। लेकिन अगर पूछ देगा कि मुंडको उपनिषद किस वेद में उल्लेख किया गया है, तो अथर्ववेद उपनिषद में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए महा उपनिषद में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख है। जो हमारा G20 हुआ था उसका जो मुख्य था वाक्य यही था, कौन सा, वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया गया था, किसमें है, महा उपनिषद में है। अब पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। ऋग्वेद में होत्रु, सामवेद में उद्गाता, और इसमें पुरोहित में अर्थवेद में क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। तो ये इसको आप एक साथ लिख कर ही रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूछ देता है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें 2 अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी हुआ है। तो देखिए एक पूछता है हरिपुरा, तो हरिपुरा कहाँ पे है, पहले गुजरात में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछता है कि किस अधिवेशन के तहत सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन के तहत सबसे पहले ए, और इसका सन भी कब, 1938 में, ए याद कर लीजिएगा। अब 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी कहाँ पे है हमारा, MP में है। इसका अधिवेशन किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी और बोस के पक्ष में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में कौन नहीं थे, गांधी जी, जिसके कारण बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इसमें 2 टाइप का पूछता है कि किसमें उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन में, और किस अधिवेशन में उन्होंने अपना जो इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के
अध्यक्ष के पद से, तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसके किसके बीच में हुआ था कि इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया, ये भी एग्जाम में पूछा है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन में किसके किसके बीच हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया को, क्योंकि गांधी जी इनके पक्ष में नहीं थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के शहरों में पश्चिम का हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे गढ़ नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा सिंधु घाटी युग है, तो इसको कांस्य युग भी कहते हैं, ये मैंने अभी बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या किसने रचा था, तो जॉन मार्शल ने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछता है। कौन से पुरातत्वविद थे, जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कलिंघम, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता की भी किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कलिंघम, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। अब सरोजिनी नायडू से इम्पोर्टेंट बनता है, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए थे, तो उसमें सरोजिनी नायडू का मतलब कि सरोजिनी नायडू ऐसी पहली महिला थी जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो किस में अध्यक्षता की थी, एक क्वेश्चन पूछता है, उनके नाम का भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पहली महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, तो सरोजिनी नायडू, ये भी बिल्कुल भी आप याद कर लीजिएगा कि जो सरोजिनी नायडू हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। किस अधिवेशन में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। और किस अधिवेशन में, तो कानपुर अधिवेशन 1925, और एनी बेसेंट 1916 लखनऊ अधिवेशन। अब 1924 में बेलगांव, इसके लिए पूछता है कि महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था कि जिसकी अध्यक्षता किया था, तो 1924 बेलगांव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण सन कौन कौन से हुए थे, तो जो कि प्रथम सन जो हुआ था, प्रथम 1885 में ही स्थापना भी हुआ था, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC का, तो 1885 मुंबई। और अध्यक्ष के बारे में पूछता है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो बेमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने लोग शामिल थे, तो 72 लोग शामिल थे। यह बम्बई की किस कॉलेज में हुआ था, तो गोकुलनाथ करके ऐसी कॉलेज है, मुझे अभी पूरा याद नहीं, लेकिन गोकुलनाथ कॉलेज है, ये थोड़ा कंफर्म है, आगे का गोकुलनाथ ही है, तो गोकुलनाथ कॉलेज में हुआ था, क्योंकि गोकुलनाथ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुआ था, तो एक क्वेश्चन पूछा है। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1886 में कलकत्ता में, और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी ने। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अब देखिए, हमारा पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में, तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, तीसरा अधिवेशन मद्रास में, इसके अध्यक्ष कौन थे, बरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चौथा, ये इम्पॉर्टेंट है, चौथा भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जो प्रयागराज है, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन, तो चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1917 में कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे, ये तो अभी मैंने पढ़ाया था, हाँ, तो इसमें देख लीजिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की वजह से मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल, जिसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो हड़प्पा पंजाब प्रांत के क्षेत्र में शामिल था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। और इसका खोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में, रट लीजिएगा, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और किस नदी पे है, तो बिल्कुल भी, तो रावी नदी के तट पर क्या है, हड़प्पा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के तट पे, तो रावी नदी के तट में। इसमें 12 अन्नागार मतलब जो खाने मतलब जो अनाज का घर होता है उसको ही अन्नागार बोलते हैं। अब हम बात करेंगे धोलावीरा, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, तो धोलावीरा हमारा कहाँ, गुजरात में, 3 भागों में विभाजित है, गढ़, मिडिल टाउन व निचला शहर। धोलावीरा पहले आप राज्य का बिल्कुल भी किस राज्य में स्थित है, ये याद कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पे
बिल्कुल भी रट लीजिएगा। इनका खोज ये भी आप रट लीजिएगा कि राखल दास बनर्जी 1921 में। नृत्य करती युवती की मूर्ति, ये पूछता है एग्जाम में कि नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो से। माँ देवी की मूर्ति सैलखंडीस की बनी, ये भी पूछता है। मतलब आपने कॉपी पे लिखकर याद कर लीजिएगा। और विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये दोनों ही रट लीजिएगा आप। ये दोनों ही कहाँ से मिले थे, मोहनजोदड़ो से। और मृतकों का टीला, ये तो बिल्कुल भी पशुपति सील मिली। मतलब इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्थल से याद करना है तो आप मोहनजोदड़ो का एक भी छोड़ दें, क्योंकि कोई भी पूछ देता है। अब चंदोड़ों की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। खोज गोपाल मजूमदार ने किया था। सिंध प्रांत में है और बिना गढ़ वाला शहर है। लोथल गुजरात में, क्योंकि बंदरगाह था तो ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा, लोथल कहाँ पे मिला था, गुजरात में प्राकृतिक बंदरगाह, ये आप याद कर लीजिएगा। जहाज बनाने का स्थान भी, टेराकोटा जहाज, आग की वेदी, संयुक्त दफन, ये याद कर लीजिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे राखीगढ़ी। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी ही है। ये भी आप बिल्कुल भी याद रख लीजिएगा। टेराकोटा की बनी खिलौने मिले हरियाणा में है। पहले तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा राज्य में है, हरियाणा राज्य में। और सबसे बड़ा स्थल किसका है, हड़प्पा स्थल का। ऐसे नहीं कि आप कन्फ्यूजन हो जाएं कि मोहनजोदड़ो टिक मार दें। किसका, हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कि किस राज्य में है, हरियाणा में। कालीबंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजस्थान में। और कालीबंगा को आपको नदी के बारे में याद कर लीजिएगा, घग्गर नदी के तट पर। नदियों से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था, तो कालीबंगल घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगल, बंग से जैसे बेंगल का होता चूड़ी होता है, तो काली कंगन मिले थे, चूड़ियाँ मिली थी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, हर घर में कुआं मिला था। तो ये सब इसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा, डेली आप पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम में 1 या 2 पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस है। ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस है, तो आप ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो आपको नहीं आता है क्वेश्चन, आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।